तो यहाँ पर बच्चों आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को इसका नाम सुनते ही ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चों आप लोगों ने ये जरूर पता कर लिया होगा कि ये जो हमारी प्रतिस्थापन विधि है, इस विधि से बच्चों या इस मेथड से हमारे क्लास 10th की बोर्ड के एग्जाम में हर ईयर एक क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। ये बिल्कुल कंफर्म है बच्चों, ये बिल्कुल 100% कंफर्म है कि हमारी जो क्लास 10th की जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें प्रतिस्थापन विधि से एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कुछ हो जाए, है ना, क्योंकि ये बड़ी ही अमेजिंग मेथड है। तो यहाँ पर बच्चों 1-2 नंबर का नहीं, सीधे सीधे 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो अब आप लोग बच्चों ये समझ ही गए हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों इसी प्रतिस्थापन विधि के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके पहले बच्चों यदि आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के सवालों को सॉल्व नहीं किया है और पीछे के सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर को रीड नहीं किया है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उनको भी रीड कर लीजिए। और इसके अलावा बच्चों जो मैंने इस चैप्टर नंबर 3 के लिए जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अपलोड किया है उसको बच्चों आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बच्चों हर प्रकार की मेथड को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से आपके लिए बिल्कुल आसान सी भाषा में तैयार किया है। तो आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और यदि आप लोगों ने ऑलरेडी पहले से देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कि लास्ट 10th की मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 को, और इसमें आज हम लोग समझेंगे प्रतिस्थापन विधि को, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं आज 4 नंबर पक्के। तो आ जाइए बच्चों हमारे साथ और उठा लाइए अपनी पेन और कॉपी और हो जाइए तैयार सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों हमारी प्रश्नावली 3.2, यदि आप लोगों के पास बच्चों जो आपकी ओल्ड बुक है तो ये बच्चों आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 पर मिलेगी, क्योंकि बच्चों जो 2023 और 2024 के लिए जो न्यू बुक्स जो एनसीईआरटी वालों ने जो अपलोड की हैं, ठीक है, जो नई बुक्स हैं वो बन के आई हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं और मैं पहले ही ये बात को बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यू बुक्स आई हैं, जो हमारा नया सिलेबस आया है 2023 और 24 के लिए, उसी के अनुसार हम लोग अपनी एक्सरसाइज यानी कि सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी नई बुक्स ले लीजिए, ठीक है, अपनी स्कूल से या मार्केट से, और फिर मेरे साथ सवालों को सॉल्व करना कीजिए फिलहाल। ठीक है, अपनी कॉपी निकाल लीजिए और सवालों को सॉल्व करना कीजिए। ठीक है, अभी मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं ही करवा देता हूँ। ठीक है, लेकिन बच्चों आप लोग अपनी पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिए और आज की हेडिंग डाल दीजिए बच्चों प्रतिस्थापन विधि। बिल्कुल अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पर आज की डेट डाल दीजिए। और ठीक है, और यहाँ पर बच्चों आप लोग अपनी प्रतिस्थापन विधि का आज ही बिल्कुल ऐसा हेडिंग डाल दीजिए कि आज तो मैं इस विधि से 4 नंबर बिल्कुल पक्के करने वाला हूँ, चाहे कुछ हो जाए। तो ऐसी हेडिंग डाल दीजिए कि 4 नंबर आज बिल्कुल इस मेथड से पक्के करके ही जाऊंगा। ठीक है, और फिर मेरे साथ इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम लिखा आएगा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, लेकिन उसमें ऐसे 2, 3 या 4, 5 क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें केवल एक ही क्वेश्चन होगा, उसी को हम लोगों को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस के y बराबर के 14 और x माइनस के y बराबर के 4। तो इसको हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो बिल्कुल बेसिक से मैंने अपने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में समझाया है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करूंगा, तो आप लोग ध्यान से समझते जाइए। और मेरा आप लोगों से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम लोग इस विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और फिर इन समीकरणों को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण है बच्चों हमारे x प्लस के y बराबर के 14, ये हमारा पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है बच्चों हमारा x माइनस के y बराबर के 4, और यहाँ पर इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको दे देंगे बच्चों हम समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमें इन दोनों समीकरणों में से उस समीकरण को चुनना होता है जो कि सबसे सरल होता है। और सरल होने का मतलब है कि इस समीकरण में सबसे छोटी संख्या या सबसे सरल संख्या हो। जैसे इसमें देखेंगे आप लोग के 14 है, 14 संख्या है, और यहाँ पर है इसमें 4 है, तो इसकी तुलना में ये वाला हमारा सरल होगा, तो हम लोग इसी समीकरण से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों किससे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं,
समीकरण फर्स्ट से। सो हम लोग लिखेंगे बच्चों समीकरण फर्स्ट से। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट को यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा x माइनस के बाई बराबर की कितना 4। तो इससे हमने ले लिया, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि हम लोग दोनों समीकरणों में से समीकरण जो सरल होगा उसको चुन लेंगे, और चुनने के बाद फिर हम इस समीकरण से समीकरण नंबर 3 को बनाएंगे। तो यहाँ पर समीकरण 3 बनाने के लिए 3 का मतलब है कि इससे x या y का मान निकाल लो। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो ये x है वो यहीं रह जाएगा, और ये बराबर ये 4, और ये y माइनस का है बराबर किस साइड में आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का y। तो यहाँ पर ये बच्चों हमारा समीकरण बन गया। कौन सा बन गया समीकरण बच्चों? x बराबर के 4 प्लस के y, ये हमारा समीकरण नंबर बन गया बच्चों क्या 3, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 3 बन गया। अब जब ये हमारा समीकरण 3 बन जाता है तो हमें इसका मान बच्चों समीकरण फर्स्ट में रखना होता है, सेकंड में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सेकंड से ही इसे बनाया है। तो जिससे इसे बनाया है उसमें इसका मान नहीं रखेंगे, इसके दूसरे वाले समीकरण में इसका मान रखेंगे, ठीक है। यानी कि समीकरण 3 का मान रखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा कि समीकरण 3 का मान किस में रखने के पर बच्चों? समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। यदि हम लोग फर्स्ट से इसको बनाए होते तो हम लोग इसको बच्चों सेकंड में रखते, ठीक है। जिससे बनाते हैं बस उसमें नहीं रखना है, उसके दूसरे वाले में रख देना है। तो हमारा समीकरण फर्स्ट है बच्चों x प्लस के y बराबर के यहाँ पर 14। तो x की जगह पर लिख देंगे बच्चों क्या 4 प्लस के y। तो इस x की जगह पर आ जाएगा ये 4 प्लस के y। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 4 प्लस के y, और ये हमारा y लिखा ही हुआ है, बराबर में हो जाएगा बच्चों हमारा 14। एक बाई और एक बाई कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 बाई, बराबर के हो जाएगा हमारा 14। अब ये प्लस के हैं, बराबर किस साइड में जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि हमें बाई की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमें अचर पद एक साइड ले जाने पड़ेंगे। तो 2 बाई बराबर के हो जाएगा 14 माइनस के 4। अब 14 में से 4 चले जाएंगे तो बच्चों आपको तो पता ही है कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। और ये बाई बराबर गुणा की संख्या कहाँ चली जाती है बच्चों? बटे में, यानी कि भाग में। तो ये 2 हो जाएंगे, और बाई बराबर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारा 5। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा बाई का मान ऐसे आ जाएगा। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ बच्चों ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन यदि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया तो ये सेकंड क्या, ये थर्ड क्या, आप लोग तो सारे सवालों को यूँ धुआं धुआं कर दोगे, यूँ बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करोगे, है ना बच्चों। तो आपको आप लोगों को मेथड समझनी है, ठीक है। तो ये जो बाई का मान आ जाएगा बच्चों, अब इस बाई के मान को हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर थर्ड में। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? y के मान को किस में रखने पर बच्चों? समीकरण 3 में रखने पर। ये हर क्वेश्चन में करेंगे बच्चों, 3 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा समीकरण 3 क्या है? ये हमारा x बराबर के 4 प्लस के y। अब y की जगह पर क्या लिख देना है बच्चों? 5। तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर के 4 प्लस के 5, और ये हो जाएगा हमारा x बराबर के 4 और 5 कितने हो जाएंगे? 9। तो ये बच्चों हमारा x का मान आ गया, और ये हमारा y का। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख देंगे अतः x बराबर के 9 है, और हमारे पास में y बराबर की कितना है बच्चों? 5। x बराबर 9 और y बराबर 5। तो यही बच्चों हमारे क्या हो जाएंगे इस समीकरण के आंसर, यानी कि मान। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो मेथड है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ बच्चों कि इस मेथड से 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है हमारे एग्जाम में। तो आप लोग इसको जरा ध्यान से समझिएगा। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को जरा आप लोग देख लीजिए। ये है हमारा बच्चों क्या s माइनस के t बराबर के 3, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पर हम लोग लिख लेंगे और फिर इसको वहीं पर सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर बच्चों मैं यदि इसको सॉल्व ना करूं तो क्या बच्चों आप लोग इसको खुद से सॉल्व नहीं कर लेंगे? हाँ कर लोगे ना बच्चों आप लोग खुद से सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इस समीकरण को मैं बिल्कुल आपके लिए थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, बाकी का बच्चों आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर बच्चों वो हमारा समीकरण नंबर दूसरा था, यानी कि दूसरा क्वेश्चन था क्या बच्चों हमारा? ये था हमारा s माइनस के t, और बराबर में क्या था बच्चों आप लोगों ने तो याद कर लिया था x माइनस के t बराबर के था 3,
और टी एस बटे 3 और टी बटे 2 बराबर के 6। तो ये था बच्चों हमारा कितना 3 और एस बटे के था कितना बच्चों 3 और प्लस के था टी बटे के 2 और ये बराबर में था कितना बच्चों 6। ठीक है, ये हमारे बच्चों क्या थे समीकरण। अब इन समीकरणों को बच्चों हमें क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये ऐसा समीकरण ये तो बिल्कुल सिंपल सा बना हुआ है तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक कर्व सा बना हुआ है, इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग सॉल्व लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे सॉल्व, और ये हमारा फर्स्ट समीकरण है s माइनस के t और बराबर के है 3। ये तो हमारा क्लियर है कि ये हमारा फर्स्ट समीकरण बन जाएगा। अब इस सेकंड वाले को देखें जरा, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों आप लोग तथा, या और भी लिख सकते हैं, ये s बटे क्या हो जाएगा हमारा 3 और प्लस के 6, अरे 6 नहीं है भाई, ये t है। क्या है ये t, और इसको भी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा चुच्चा सा लग रहा था। अच्छा बन जाए भाई s और t बटे के हमारे पास में यहाँ पर 2 है और बराबर के हैं 6। तो इसको सबसे पहले हम डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो इसकी भिन्न कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, और भिन्न तो बच्चों आप लोगों को आती हैं, इस 3 का भाग 6 में दे देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा s में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2s। इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं s, ठीक है। और यहाँ पर प्लस, अब ये 2 का भाग 3 में दे देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास में 3 2 तिहाई 6, तो ये हो जाएगा 3t, 3 बार जाएगा तो 3 का गुणा t में करेंगे तो 3t, और बराबर में हो जाएगा बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 6। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, त्रिया गुणा कर लेना है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, इसका 1 में गुणा होगा तो ज्यों कहते हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास में 2s और प्लस के हो जाएगा हमारे पास में बच्चों 3t और बराबर के हो जाएंगे 6 छक्के 36। तो ये बच्चों हमारा समीकरण नंबर सेकंड बन जाएगा। तो क्या बच्चों अब आप लोग ये बता सकते हो कि इस समीकरण फर्स्ट में और समीकरण ये फर्स्ट में और समीकरण सेकंड में कौन सा समीकरण सबसे सरल है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें सबसे पहले ये चूज करना है कि कौन सा जो हमारा समीकरण है सबसे सरल है। तो यहाँ पर देखोगे कि ये s माइनस के t है और यहाँ पर बच्चों ये 2s प्लस के 3t बराबर के 36 हैं। तो हमारा सरल समीकरण कौन सा हो जाएगा बच्चों, समीकरण नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों किससे, समीकरण नंबर फर्स्ट से, और समीकरण फर्स्ट है बच्चों हमारा s माइनस के t बराबर के हमारे 3, तो इसे समीकरण 3 बना लेंगे। तो इसको t को उस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा हमारा s बराबर के 3, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और t ये बन जाएगा बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग समीकरण नंबर 3 को बनाते हैं, जो सरल होता है उसी से बनाते हैं। इससे भी बना सकते हैं लेकिन इससे थोड़ा सा कठिन वाला बनेगा तो उसको अपन को करने की जरूरत नहीं है। अपन लोग तो सिंपल सी मेथड सीखेंगे और अपन लोगों को तो एक्स वाई की मानों तक पहुंचना है, किसी भी मेथड से पहुंच जाओ, है ना। तो यहाँ पर बच्चों अब हम लोग समीकरण 3 का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। क्यों, क्योंकि हमने इसे 1 से तो बनाई है। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पर समीकरण 2 कौन सा है बच्चों, हमारे पास में समीकरण 2 है 2s प्लस के 3t बराबर में हमारे पास में 36। तो बच्चों हम लोग s की जगह पर 3 प्लस के t रख देंगे, तो ये 2 तो है ही बच्चों, s की जगह पर क्या रख देंगे बच्चों 3 प्लस का t, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर बच्चों क्या प्लस का 3t, ये हमारा लिखा ही है, ये हो जाएगा 36। तो टी में आ गया। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2 तिहाई हो जाएंगे 6 प्लस के 2t, और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास में प्लस का 3t बराबर के हो जाएंगे 36। तो 2t 3t हो जाएंगे बच्चों 5t, और ये बच्चों हमारे प्लस के हैं, बराबर के इस साइड में इसको हम लोग फेंकेंगे तो ये बच्चों छुलते हुए किसके हो जाएंगे माइनस के 6। तो 36 में से ये हमारे 6 चले जाएंगे तो आप लोगों को तो पता ही है बच्चों 30। और गुणा की संख्या कहाँ जाती है बटे में, तो ये हो जाएंगे हमारे बच्चों 5, और t बराबर आ जाएगा बच्चों 6 पंजा 30। तो t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारी 6। कितनी आ जाएगी बच्चों t की वैल्यू हमारी 6, ठीक है। अब इस t का मान बच्चों यदि हम लोग इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 3 में तो हमें s की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 और 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख देंगे क्या, समीकरण 3 में
क्या करने पर बच्चों, t बराबर के 6 रखने पर। ठीक है, तो t बराबर के 6 रख देंगे तो ये हो जाएगा s बराबर के, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 प्लस के t। तो s बराबर के 3 प्लस के हो जाएंगे हमारे पास में 6, तो बराबर के हो जाएंगे 9। तो ये बच्चों हमारा s का मान आ जाएगा 9 और t की वैल्यू आ जाएगी हमारे 6। तो यही बच्चों हो जाएंगे हमारे क्या आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग ना क्या, हम लोग बच्चों प्रतिस्थापन विधि से सवालों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैंने आप लोगों को 2 सवाल बता दिए हैं और इतना बच्चों आप लोगों के दिमाग के लिए काफ़ी है कि आप लोगों के दिमाग में ये जो प्रतिस्थापन विधि है वो सेट हो चुकी है। तो अब बच्चों आप लोगों की बारी है कि अब आप लोगों को सवालों को सॉल्व करके दिखाना है। अब यहाँ पर बच्चों मैं सवालों को सॉल्व नहीं करूँगा, मैं बच्चों केवल आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँगा, फिर आप लोग खुद से ही सवालों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि बच्चों आप, मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों आप लोग खुद से जितने ज़्यादा सवाल लगाओगे उतनी ज़्यादा मैथ बच्चों आप लोगों पर बनेगी। तो अब बच्चों आप लोगों की बारी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है हमारे पास में बच्चों 3x माइनस के y बराबर के 3 और 9x माइनस के 3y बराबर के 9। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग 3 को लिख लेंगे क्या, सॉल्व। ना ना ना, मैं कर नहीं रहा हूँ बच्चों, है ना, मैं इसको थोड़ा सा लिख रहा हूँ। केवल कितना लिख रहा हूँ, इसको इतना लिख रहा हूँ कि 3x माइनस के y बराबर के 3, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, और 9x माइनस के 3y बराबर के हो जाएंगे कितने बच्चों, 9। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड। अब बच्चों ये कुछ अलग प्रकार से सवाल है, तो मैं इसको जरा आप लोगों के लिए सॉल्व करके ही बताता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चों इसमें आप लोग देखेंगे कि हम लोग यदि बच्चों इसमें क्या, यदि हम लोग बच्चों इसमें इस समीकरण नंबर 2 में 3 से भाग दे दें तो क्या हम लोग को इसको सरल कर सकते हैं ना। इसको क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग, थोड़ा सा सरल। तो यहाँ पर बच्चों मैं इसको थोड़ा सा, इसको तो मैं कर ही देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कैसा सवाल आ गया, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल आ गया है ना बच्चों। तो इसको मैं कर देता हूँ। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर बच्चों समीकरण 3 में कितने से भाग लेने पर, 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर। तो यहाँ पर बच्चों 3 से भाग दे देंगे तो ये 3 से 9 कट जाएंगे, जो 3 बचेंगे, यहाँ का 3 कट जाएगा, यहाँ के 3 बचेंगे। तो जैसे ही बच्चों हम लोग इसमें 3 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 3x और माइनस के y और बराबर की हो जाएगा 3। तो ये बच्चों हमारा एक्चुअल में समीकरण नंबर 2 बनेगा। ठीक है, तो ये जो समीकरण 2 है वो कुछ इस प्रकार से 2 बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों आप लोग के समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड दोनों के दोनों सेम टू सेम है। तो जब बच्चों ऐसी सिचुएशन बनती है कि समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड दोनों के दोनों सेम होते हैं तो यहाँ पर बच्चों हमें इनको सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इनको सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिए यदि हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट से इसको सॉल्व करें, किससे, समीकरण फर्स्ट से या समीकरण सेकंड से, क्योंकि दोनों समीकरण एक से हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस के y बराबर के 3। तो इससे यदि हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लें बच्चों, इससे यदि हम लोग y की वैल्यू निकाल लें तो ये y की वैल्यू पता है क्या हो जाएगी बच्चों, ये इसको हम लोग इधर पे ला दें, इसको इधर पे ला दें तो हमारा ये y बराबर बन जाएगा पता है क्या बच्चों, 3x और माइनस का हो जाएगा बच्चों 3। तो यहाँ पर इतना बच्चों आप लोगों को निकाल देना है और फिर बच्चों जो मैं भाषा आप लोगों को बता रहा हूँ तो वो भाषा आप लोगों को यहाँ पर लिख देनी है और इसमें x या y के मान नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इसमें आप लोगों को भाषा ये लिखनी है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर x का कोई भी मान हम लोग ले सकते हैं, x का कोई भी मान ले सकते हैं और इस समीकरण के बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे क्योंकि दोनों समीकरण एक से बन गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें समपाती रेखाएं मिलेंगी और आप लोग तो जानते ही बच्चों ये एक रेखा ऐसी गई और दूसरी रेखा जब उसी के ऊपर से चली जाती है तो इनको बच्चों हम लोग कैसे बोलते हैं, समपाती रेखाएं बोलते हैं। और समपाती रेखाओं में बच्चों जो हल होते हैं वो कितने हल होते हैं बच्चों, अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें x या y का मान बहुत सारे मिलेंगे तो हम कोई क्लियर ही नहीं कर सकते कि कितने मिलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग सीधा लिख दोगे कि यहाँ पर बच्चों हम लोग x का मान कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को x और y के मान निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का था इसलिए मैंने इसको बता दिया। यदि बच्चों इस प्रकार की किसी दूसरे सवाल में सिचुएशन बने तो आप लोग वहां पर भी इसको इसी प्रकार से
लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बच्चों, इसके समीकरण को देखिए जरा कैसे है। तो यहाँ पर है 0.2x और प्लस के 0.3 बराबर के हैं 1.3, और अगला है बच्चों हमारा 0.4x प्लस के 0.4y और बराबर के हो जाएंगे 2.3। यदि इसको मैं मान लूँ समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लूँ सेकंड, तो ये पॉइंट में है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी पॉइंट पॉइंट खेलने से। लेकिन यदि बच्चों में समीकरण 1 में 10 का गुणा कर दूं और समीकरण 2 में भी 10 का गुणा कर दूं, तो इनके सभी के दशमलव हैं ये हट जाएंगे। कैसे हट जाएंगे? जैसे 0.2 है, इसमें गुणा यदि 10 का कर देंगे बच्चों तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, इसमें 1.3 में करेंगे तो ये 13 बन जाएगा, और 23 में 2.3 में करेंगे तो 23 बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग 10 से क्या कर देंगे, गुणा। तो हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों समीकरण फर्स्ट और सेकंड में 10 से क्या करने पर बच्चों, अरे ये 2 बार काहे लिख रहा है, तन्ने समझ नहीं आता, 2 बार नहीं लिखना है। बच्चे क्या सोचेंगे बच्चों, आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है ना, ये तो ऐसे ही। तो 10 से क्या करने पर बच्चों, गुणा करने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो 10 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2x प्लस की ये बन जाएगा 3x और बराबर के हो जाएंगे बच्चों 13। ये फिर से हमारा नया समीकरण, यदि आप लोग देना चाहें तो समीकरण इसको 3 दे सकते हैं या बही के बही लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा अगला बन जाएगा बच्चों 4x प्लस के 5x बराबर के हो जाएगा 23। तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर 4। अब बच्चों इनको तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये तो अलग अलग समीकरण है तो इसको तो आप लोगों को सॉल्व करना ही होगा। तो यहाँ पर बच्चों अब आप लोगों को पता है क्या करना है, यहाँ पर बच्चों आप लोगों को ये करना है कि अब आप लोगों को उस समीकरण को चुनना है जो सबसे सरल होगा और उससे समीकरण नंबर 3 बनाना है। और यहाँ पर बच्चों ये 3 तो पहले बन चुका है तो आप लोग 5 बना लेना। ठीक है, फिर 5 का मान उसमें रख देना। और यदि कोई कंफ्यूजन हो बच्चों आप लोगों को तो मैं इसको जरा 3 ही कर देता हूँ। ठीक है, इसको 2 और कितना कर देता हूँ मैं, 1 और 2 ही कर देता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड। ठीक है, बस हमने गुणा कर दिए। तो अब समीकरण बच्चों देखेंगे आप लोग के फर्स्ट वाला सिंपल है तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ समीकरण फर्स्ट से, और थोड़ा सा समीकरण नंबर 3 को मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करूँगा। तो 2x प्लस के 3y बराबर के हो जाएंगे बच्चों हमारे पास में 13। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास में x या y की मान निकाल ली है, तो ये हो जाएगी हमारे पास में x या y की मान पता है बच्चों क्या, ये हो जाएगी 2x यहीं पर रह जाएंगे और ये 13 और ये 3y माइनस के हो जाएंगे 3y। अब x का मान यदि आप लोग इससे निकालोगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस के 3y बटे में हो जाएंगे बच्चों हमारे 2। ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब इस समीकरण का मान बच्चों आप लोगों को इस समीकरण नंबर 2 में रख देना है और फिर उससे y का मान निकाल लेना है, फिर y का मान यहाँ रख देना है तो x का मान आ जाएगा। ये बच्चों आप लोग खुद से ही सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप लोग जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतनी अच्छी मैथ बच्चों आप लोगों पर बनेगी। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना, फिर कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें तो आप लोग इसको क्लियर कर पाएँ। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल को जरूर कीजिएगा, ये बच्चों आप लोगों का क्लास वर्क है, जब तक आंसर नहीं आता तब तक कीजिएगा। और यदि बच्चों आप लोग काऊ ना ही बने, जब काऊ हार जाएं करते करते, लेकिन बच्चों मैं ये पक्का कहता हूँ कि आप लोग हार नहीं सकते, ये आप लोगों में बन ही जाएगा। यदि हार जाए तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, लेकिन उसके पहले आप लोगों को खुद से करना है, खुद से ही करना है, समझ गए ना? ठीक है, तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये बच्चों अंडर रूट वाला है। ठीक है, तो इसको तो मैं आपके लिए सॉल्व करके ही देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा कठिन नहीं है, यदि ये बन तो जाएगा आप लोगों पर, लेकिन बच्चों मैं थोड़े से बता ही देता हूँ इसको, है ना। ये थोड़ा सा अंडर रूट वाला है तो इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या, सॉल्व। क्या लिखेंगे इसको, सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद हम लोग इसको लिख लेंगे क्वेश्चन समीकरण नंबर फर्स्ट को। सो 2 अंडर रूट में 2x और प्लस के हो जाएंगे अंडर रूट 3 और y बराबर के 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट के 3x और माइनस के अंडर रूट के 8
वाई और बराबर के 0 समीकरण नंबर सेकंड। यहाँ पर बच्चों ये ध्यान देना है कि अंडर रूट जो है वो x पर नहीं है ना ही y पर है, वो केवल 2 और 3 और 3 और 8 पर है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इन दोनों में समीकरण फर्स्ट और सेकंड में सबसे सिंपल कौन सा है बच्चों? तो आप लोग बोलोगे कि सर जी यहाँ पर समीकरण नंबर तो ये हमारा फर्स्ट सिंपल है, क्योंकि इसमें 3 है 2 है संख्या, इसमें 3 है 5 है, तो हम लोग समीकरण फर्स्ट से इसको सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो सरल वाला चुनना है। तो हम लोग लिख लेंगे बच्चों समीकरण किससे बच्चों? हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर बच्चों समीकरण नंबर फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट है बच्चों कुछ इस प्रकार से, अंडर रूट के 2x प्लस के अंडर रूट के 3y बराबर के 0। इससे x की वैल्यू निकालना है, तो इससे x की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग इस साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या बच्चों? अंडर रूट के 2x और बराबर के, ये प्लस का है, बराबर की साइड में आ जाएगा तो किसका हो जाएगा? 0 माइनस के अंडर रूट 3y। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि क्या हो जाएगा? 2x बराबर के हो जाएगा माइनस के अंडर रूट के 3। ठीक है, और ये हमारा y। अब x की वैल्यू चाहिए तो इसको बटे में ले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर के माइनस के अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट की कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि गुणा की संख्या कहाँ जाती है? बटे में, तो ये गुणा में तो बटे में आ जाएगा ये y। ये बन गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर थर्ड। अब समीकरण नंबर थर्ड जैसे ही बच्चों हम लोगों के पास में बन जाता है, तो समीकरण थर्ड का मान किस में रखते हैं बच्चों? किस में रखते हैं जल्दी से बताओ? हाँ, समीकरण नंबर सेकंड में। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों समीकरण 3 का मान किस में रखने पर? समीकरण किस में रखने पर बच्चों? सेकंड में रखने पर, क्योंकि हम लोगों ने इसे फर्स्ट से तो बनाई है, तो सेकंड में इसका मान जरूर रख लेंगे बच्चों। तो सेकंड में जैसे इसका मान रखेंगे तो समीकरण सेकंड को लिख लेंगे अंडर रूट के 3x और माइनस का हो जाएगा अंडर रूट के 8y बराबर का हो जाएगा 0। तो यहाँ पर बच्चों x की जगह पर हम लोग ये मान रख लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के कितना बच्चों? 3। ठीक है, अंडर रूट के कितना हो जाएगा बच्चों हमारा? 3, और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के अंडर रूट का 3, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट का कितना? 2, और y हम लोगों ने x की जगह पर इतना सारा मान रख लिया, और माइनस के हमारे पास में अंडर रूट की कितना बच्चों? 8y बराबर का हमारे पास में 0। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका गुणा हो जाएगा एंड इसका और इसका, तो ये हो जाएंगे माइनस के अंडर रूट में कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे पास में? 9। ठीक है, y, और बटे में हो जाएंगे अंडर रूट के कितना बच्चों? 2, और माइनस के हो जाएंगे बच्चों हमारे पास में 8, और ये y बराबर का 0। तो इसमें से बच्चों 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से क्या आ जाएगा? 3 बाहर। तो 3 जैसे ही बच्चों इसमें से बाहर आ जाएगा तो हम लोग लिख लेंगे इसको माइनस का 3, क्योंकि बच्चों 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। तो 3 और नीचे हैं बच्चों हमारे अंडर रूट के 2, और ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस के अंडर रूट के कितना हो जाएगा बच्चों? 8, और ये हो जाएगा y बराबर का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर भिन्न बन गई है, सो इसके नीचे 1 ले लेंगे और इसकी भिन्न कर लेंगे। तो हमारे पास में बच्चों भिन्न करने का एक और सबसे बेहतरीन तरीका है, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भिन्न करने का हमारे पास एक और अमेजिंग तरीका है, इसको मैं न्यू पेन से लिखता हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आ जाए। इसका भिन्न नहीं करना है बच्चों, जब भी ऐसी भिन्न बन जाए कि बराबर में संख्या हो यहाँ पर और इसके नीचे कुछ ना हो, तो इसका गुणा बच्चों इसमें कर दो और इसी का गुणा इसमें कर दो, और हमारी भिन्न है वो हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन में, ऐसा जो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों जो मैंने छोड़ दिया है, ऐसा आप लोग उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास में बच्चों कितना? ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का कितना बच्चों? ये हो जाएगा 3 और माइनस की, अब इसका गुणा इसमें होगा तो अंडर रूट के हो जाएंगे 8 दूनी 16, क्योंकि ये अंडर रूट वाला है, ये अंडर रूट वाला, सो दोनों का गुणा होके ये 16 हो जाएंगे, और ये बाई, और इसका गुणा जब इस 0 में कर देंगे तो हो जाएगा हमारा पास में 0, क्योंकि अंडर रूट 2 का गुणा 0 में करो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 में गुणा कर दो 0। अब यहाँ पर देखिए माइनस के 3 और माइनस के हमारे पास में कितने? ये 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 बराबर में कितना हो जाएगा? 0। बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास में? 0। तो यहाँ पर बच्चों 4 और 3 कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे पास में? 7 बराबर के कितना हो जाएगा बच्चों? 0। 4 और 7 कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे पास में? 7 अब गुणा की संख्या बच्चों बटे में जाती है, तो y बराबर हो जाएगी 0 बटे कितना बच्चों? माइनस का 7, और इसका इसमें भाग दे देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा बच्चों 0। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों हम लोगों को? 0। अब y का मान यदि हम लोग बच्चों समीकरण 3 में रख देंगे
तो हम लोग लिखेंगे बच्चों समीकरण 3 से। किससे बच्चों? समीकरण 3 से। सो समीकरण 3 है बच्चों हमारे पास में कुछ इस प्रकार से, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो समीकरण 3 है बच्चों x बराबर के माइनस के √3 बटे √2 और बाई। अब जब बाई का मान यहाँ पर 0 रख देंगे बच्चों, जब बाई का मान हम लोग यहाँ पर की क्या रख देंगे बच्चों? 0, तो गुणा में 0 हो जाएगा। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि x की वैल्यू भी क्या मिलेगी हमें? 0। तो यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, और यही बच्चों हमारा आंसर आ गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे बच्चों इस प्रकार के सवालों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये अंडर रूट वाला कुछ नहीं है बच्चों, केवल इसमें बेसिक से अंडर रूट वाले नियम लगे, तो हम लोगों ने इसको बहुत ही आसानी तरीके से कर लिया। तो अब तो बच्चों आप लोगों को प्रतिस्थापन मेथड है बच्चों बिल्कुल समझ में आ गई है। और यहाँ तक बच्चों यदि आप लोग बने हुए हैं तो मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोगों के बच्चों 100% है ना 4 मार्क्स हैं बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। और बच्चों जो हमारे क्वार्टरली और जो हाफ ईयरली एग्जाम होंगे ना उसमें भी आएगी बच्चों। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार करनी है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ऐसा ये बटे में लिखा हुआ है। तो इसको बच्चों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसकी भिन्न कर लेंगे और भिन्न करने के बाद नॉर्मल से समीकरण बना लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इसके नॉर्मल समीकरण बनाने के लिए मैं थोड़ा इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं आगे, मैं इसको लिख लेता हूँ। तो समीकरण हमारा 3x/2 माइनस की 5y/3। तो समीकरण क्या था बच्चों हमारा? ये हमारा था छठवां, 3x/2 और माइनस के 5y/ क्या है हमारा? 3। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कौन है। और इसके बाद में है बराबर में माइनस के 2। ठीक है, बराबर में क्या है बच्चों हमारे पास में? माइनस का 2। और दूसरा समीकरण है बच्चों, दूसरे को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये हमारा x/3 प्लस का है शायद y/2 और बराबर में देखते हैं कितना है। ये बराबर में है बच्चों हमारे, ये प्लस में है x/3 और प्लस के y/2 और ये बराबर में हमारा 13/6। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो बराबर में हो जाएगा हमारे पास में 13/6। अब इन समीकरण को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं, बाकी बच्चों आप लोग खुद से ही सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास में? 6। तो यहाँ पर बचेंगे 3 और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिका के 9x और माइनस के हो जाएंगे बच्चों हमारे पास में 5 दूना 10y। क्यों? क्योंकि 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा और 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 10y बराबर में हो जाएगा माइनस का 2। अब त्रिक गुणा कर लेना है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस के 10y और बराबर के हो जाएंगे माइनस के 6 दूनी 12। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। और इसी प्रकार से बच्चों बन जाएगा इससे, इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 6। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 सो 2x और ये जाएगा 2 तिहाई 6 सो 3y बराबर की हो जाती है बच्चों 13/6। तो यहाँ पर ये 6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि बच्चों यदि बराबर में हो और हर एक से हो तो वो भी कट जाते हैं और अंश एक से हो तो वो भी कट जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस के 3y बराबर की हो जाएगा 13। ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब बच्चों आप लोगों को चुनना है कि कौन सा मैं समीकरण फर्स्ट से या सेकंड से किससे मैं समीकरण नंबर 3 बनाऊंगा। तो सरल कौन सा है बच्चों? आपके लिए सरल ये वाला है। इससे आप लोग बच्चों समीकरण नंबर 3 बनाओगे, फिर पूरा का पूरा सॉल्व करोगे और यहाँ पर बच्चों आप लोग आंसर लेके आओगे और मुझे कमेंट में जरूर बताओगे कि हाँ सर आपने अच्छा बताया और हमें समझ में आ गया। यदि नहीं आया है तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं आप लोगों को और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन थे हमारे वो पूरी तरीके से सॉल्व होते हुए अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास में आ जाता है एक नया क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बच्चों जरा अमेजिंग टाइप का क्वेश्चन है। कैसा है बच्चों? अमेजिंग टाइप का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2x प्लस के 3y बराबर के 11, ये हमारा फर्स्ट समीकरण। दूसरा समीकरण है 2x माइनस के 4y बराबर के माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का मान वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर के mx प्लस के 3 होता है। तो ये बच्चों हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत 100% वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमें इन दो समीकरणों से पहले x और y के मान निकालना है, फिर इसमें रखना है, फिर हमें m का मान मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख लेता हूँ सॉल्व और समीकरण फर्स्ट है हमारा ये समीकरण नंबर फर्स्ट
और समीकरण नंबर दूसरा है ला 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 माइनस के 24। ये हमारा अभी नहीं, इसको मैं अभी सेकंड नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप लोग देखेंगे कि इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। तो मैं इसमें लिख दूंगा बच्चों 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो क्या करने पर, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। तो 2 से जब मैं इसमें भाग दूंगा, ठीक है, तो 2 से भाग दूंगा तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, यहाँ पर 12 आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा x माइनस के 2 बराबर के हो जाएंगे माइनस के 12। तो ये बच्चों हमारा समीकरण नंबर सेकंड बनेगा। ठीक है, तो अपन लोगों को तो सरल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, सरल कौन सा है, तो समीकरण नंबर सेकंड। वैसे में कठिन लग रहा था ना, तो जब भी ऐसे 2 कॉमन हो, भाग जाता हो, तो दे देना है खुशी खुशी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड है बच्चों हमारे पास में x माइनस के 2 बराबर के माइनस के 12। तो यहाँ पर बच्चों हमें x की वैल्यू निकालना है, तो ये x यहीं पर रह जाएगा, ये हो जाएंगे बच्चों हमारे माइनस के 12, और यहाँ पर बच्चों ये माइनस के हैं तो ये हो जाएंगे इधर पे जाके प्लस के 12, और ये बाई और ये 2 सॉरी बच्चों कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। तो अब तो बच्चों समीकरण नंबर 3 का मान हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर समीकरण 3 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट को लिख लेंगे बच्चों और उसमें इसका मान रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट है बच्चों कुछ इस प्रकार से 2x प्लस का 3y बराबर का 11। तो x की जगह पर बच्चों ये पूरा का पूरा मान बैठा देंगे अच्छे तरीके से, तो अच्छे तरीके से बैठा दीजिए। सो 2 तो लिखा ही है, और ये हो जाएगा माइनस का 12, और ये हो जाएगा प्लस का 2y, और प्लस के हैं यहाँ पर 3y, और बराबर के हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 11। इसका गुणा हो रहा है तो गुणा कर दो, माइनस के 12 दूना 24, प्लस के 2 दूना 4, और प्लस के हो जाएंगे 3, ये तो 3 के 3 बराबर के 11। अब बाई के जुड़ जाएंगे और इस साइड पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएंगे बच्चों हमारे पास में कितना, ये हो जाएगा हमारे पास में बच्चों 4 और 3 7 4 और 3 7 और ये बच्चों 11, और ये बच्चों हमारा माइनस का है, बराबर किस साइड में आके हो जाएगा प्लस का 24। तो इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 बराबर के हो जाएगा 35, और ये बच्चों गुणा की संख्या कहाँ चली जाती है बच्चों, बटे में, और बटे में चला जाएगा 7, तो y बराबर आ जाएगा 5 7 35। तो हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, 5। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास में 5। अब आप लोगों को तो पता ही है बच्चों कि y की वैल्यू को हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमारे लिए यहाँ पर है x बराबर के माइनस के 12 प्लस के 2y। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख देंगे समीकरण किससे बच्चों, समीकरण 3 से। तो x बराबर है बच्चों हमारे पास में माइनस के 12 प्लस के 2y, और यहाँ पर बच्चों हम लोग माइनस के 12 प्लस 2 इंटू बाई की वैल्यू 5 रख दी, तो माइनस के 12 प्लस के हो जाएंगे 10, तो हमारा पास में x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। कितना आ जाएगी बच्चों x की वैल्यू माइनस के 2। तो हमारे पास में y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हम वो समीकरण देखते हैं कि हमारा वो समीकरण कौन सा था। तो वो समीकरण था y बराबर के mx प्लस के 3, और इसी से हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों समीकरण है अब m के मान के लिए, तो m के मान के लिए पता है कि बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस समीकरण को लिख लेंगे। तो हमारा समीकरण है y बराबर के mx प्लस के 3। अब बच्चों क्या x की जगह पर 2 रख देंगे, y की जगह पर 5 रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5 बराबर के, और ये हो जाएगा m और माइनस के 2 और प्लस के हो जाएगा हमारे पास में 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 5 बराबर और माइनस के हो जाएगा 2m और प्लस के 3। अब इसको पक्षांतर कर दो, तो 5 माइनस का 3 हो जाएगा बराबर के माइनस का 2m, इसमें से बचेगा 2 बराबर के हो जाएगा माइनस का 2m, गुणा की संख्या बटे में, तो 2 बटे माइनस का हो जाएगा 2 बराबर के m, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास में m का वैल्यू आ जाएगा बच्चों माइनस का 1। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये बच्चों हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसको जरा ध्यान से याद कर लीजिएगा। बिल्कुल 3 स्टार वाला है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये स्टार जरा कुछ अच्छा नहीं लिखा, मतलब वेरी मोस्ट है और सब पुद्दू सा लग गया। तो इस पुद्दू से को मैं थोड़ा अच्छा सा लिखूंगा बच्चों, वो भी मस्त वाले पेन से आपके लिए, है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन है बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसा है बच्चों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये स्टार वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि जैसा बच्चों उन्होंने ये यहाँ पर समीकरण दिया है कि y बराबर के कितना है बच्चों mx प्लस के 3। तो इस समय इसको पूरे गोल में आने में कोई दिक्कत हो रही है क्या तुझे? चल हट जा, पूरे गोले में नहीं आ सकता क्या? मैं यही करता रहूंगा, हर बार मिटाते रहूंगा, लिखते रहूंगा। तो ये हो जाएगा, समीकरण था क्या बच्चों, y बराबर के mx प्लस के क्या था बच्चों हमारे पास में 3। तो वो इस प्रकार का कोई भी समीकरण हमें दे देंगे और x को y का मान दे देंगे, फिर हमसे वो m की वैल्यू पूछेंगे या किसी भी दूसरे मान की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो हमें इस प्रकार के सवालों को ऐसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से किया है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू रख देंगे और इस प्रकार से m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। कौन सा क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इसमें बच्चों हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर बच्चों मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, केवल मैं उनके इक्वेशन को बना दूंगा, फिर आप लोग बच्चों सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि बच्चों मैंने आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है। अब मेरा काम है समीकरणों को थोड़ा सा, सवालों को थोड़ा सा आपको समझाना और समीकरण तक पहुंचाना। इसके बाद में बच्चों आप लोग खुद से सवालों को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चों मैं फिर बार बार आप क्यों क्यों पूछ रहे हो, मुझे लग रहा है कि ऐसा आप लोग पूछोगे, तो मैं इसलिए बता देता हूं बच्चों कि यहाँ पर बच्चों यदि मैं हर एक सवाल बच्चों आप लोगों को सॉल्व करके बता दूं, हर एक सवाल, तो ये तो ऐसा होगा ना बच्चों कि आप लोगों ने कहीं से गाइड ली और उसमें से टिप लिया और सारे के सारे सवाल फिर रटते बैठ गए। तो आप लोगों को बच्चों गणित को रटना नहीं है, उसको समझना है, सवालों की प्रोसेस समझनी है कि किस प्रकार से मैं इसमें गुणा कर सकता हूं, किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से हल होते हैं, इस प्रकार से आप लोगों को समझना है ना बच्चों। तो यहाँ पर मैं समीकरण बनाऊंगा और भाषा को समझाऊंगा कि किस प्रकार भाषा से समीकरणों को बनाते हैं, फिर उनको सॉल्व करते हैं। तो अब मेरी बात बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो गई है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो मैं बच्चों आप लोगों को रैखिक समीकरण युग्म ही बना के दूंगा और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से प्राप्त कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से बच्चों आप लोगों को उनके हल प्राप्त करना है, ये बच्चों आप लोग करोगे, ठीक है। बच्चों कौन करोगे? आप लोग, ठीक है। आप लोग ही ये प्रतिस्थापन विधि से इनको सॉल्व करोगे, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों आप लोगों को मैं बताऊंगा, यानी कि आपके बच्चों आपके प्यारे बीपी सर यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो समस्याओं के जो रैखिक समीकरण है आपके बीपी सर बताएंगे और उनका सॉल्यूशन बच्चों मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की कितनी है? 3 गुनी, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों दो संख्या दी गई हैं जिनका अंतर यानी कि डिफरेंट है वो 26 है और एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले समीकरण बना लेना है। तो समीकरण बनाने के लिए बच्चों पता है हम लोग क्या करेंगे? वो कह रहा है कि दो संख्या है, तो हम लोग लिख लेंगे माना पहली संख्या, क्या बच्चों? पहली संख्या, इसमें पहली दूसरी से कोई नहीं है, ऐसा लिख लेंगे माना पहली संख्या कितनी है? x, ठीक है। तथा हम लोग लिख लेंगे बच्चों क्या? दूसरी 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 संख्या कितनी बच्चों? y है। क्या मान ली बच्चों? पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली। अब वो क्या कह रहे हैं? स्थिति फर्स्ट में बच्चों हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रश्नानुसार। तो स्थिति फर्स्ट में बच्चों वो पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब अंतर का मतलब होता है बच्चों माइनस, यानी कि हम लोग इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 26। तो स्थिति फर्स्ट के अनुसार बच्चों हम लोग लिख ले देंगे अंतर, संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों? 26। तो हम लोग चलो थोड़ी सी भाषा और लिख देता हूं बच्चों, संख्याओं का
अंतर, संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों 26। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों x माइनस के y बराबर का कितना हो जाएगा 26। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि अंतर वो कह रहे 26 है तो पहले में से दूसरे को घटा दो या दूसरे में से पहले को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो x माइनस के y बराबर 26, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों वो कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो एक संख्या ये बच्चों हमारी हो जाएगी स्थिति नंबर सेकंड। कौन सी बच्चों? स्थिति नंबर सेकंड। एक संख्या कैसी है बच्चों? दूसरी की तिगुनी है। एक संख्या दूसरी की कैसी है बच्चों? तिगुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम लोग पहली संख्या x है और दी हम लोगों ने इसके बराबर में दूसरी संख्या y लिख ली, तो ये तो बराबर हो गई। लेकिन ये बच्चों पहले से 3 गुनी है तो हम लोग गुणा किस में कर देंगे बच्चों? इससे y वाली में। तो फिर ये दोनों एक दूसरे की कैसी हो जाएंगे बच्चों? हमारी यहाँ पर बराबर। तो जब ये दोनों बच्चों हमारी क्या हो जाएंगी? बराबर। तो फिर बच्चों हमारा बन जाएगा यहाँ पर समीकरण नंबर कौन सा? ये समीकरण नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पर बच्चों दूसरा। तो अब बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसके आगे से बच्चों आप लोगों को खुद से ही सॉल्व करना है। कैसे करोगे? आप लोग लिखोगे बच्चों समीकरण नंबर क्या? समीकरण सेकंड का मान बच्चों समीकरण फर्स्ट में रख देना है, तो आप लोगों को y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप लोग लिख देना कि समीकरण 2 का मान किस में रखने पर बच्चों? 2 का मान समीकरण किस में रखने पर बच्चों? फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग को जरूर सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने केवल समीकरण ही बना दिए हैं, इसका मान इसमें रख दोगे, फिर बच्चों आप लोग x और y के मान निकालोगे, तभी बच्चों आप लोगों का आंसर आएगा। तो आप लोगों को इसको खुद से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है बच्चों? 18 डिग्री अधिक है। कितना अधिक? 18 डिग्री अधिक। तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें अपने दिमाग का ढक्कन खोले रहना होता है ना बच्चों? तो आप लोग अपना दिमाग का ढक्कन है बढ़िया तरीके से खोले रखेंगे और जरा ध्यान से समझेंगे। वो कह रहे हैं दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जितना छोटा कोण है उससे 18 ज्यादा है कौन सा? बड़ा कोण। तो बच्चों यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए मैं केवल समीकरण बनाऊंगा और मैं यहाँ पर लिख देता हूं माना छोटा कोण। क्या बच्चों? माना छोटा कोण x डिग्री है। ठीक है, छोटा कोण x डिग्री मान लिया, तब बड़ा कोण कितना हो जाएगा? तब बड़ा कोण इससे बच्चों कितना डिग्री अधिक है? 18। तो अधिक का मतलब होता है प्लस, यानी कि x प्लस की कितना हो जाएगा? 18 डिग्री। ठीक है, होगा। ठीक है, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग दो चर नहीं मान रहे हैं, एक ही चर लेकर के हल कर रहे हैं। आप लोग बाय मान कर भी इसको हल कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी और इजी लैंग्वेज बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। तो जैसा कि प्रश्न में कहा है कि बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसलिए मैंने माना छोटा कोण x मान लिया और बड़ा कोण क्या मान लिया? x प्लस के 18 होगा, क्योंकि जो बड़ा है वो x से कितना अधिक है, यानी कि छोटे से 18 डिग्री अधिक है, इसलिए x प्लस के 18 डिग्री हो जाएगा बड़ा वाला। और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर अब हमें पता होता है कि संपूरक कोण, ये बच्चों प्रॉपर्टी हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि संपूरक, क्या बच्चों? संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का जो योग होता है बच्चों वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में दो संपूरक कोण होते हैं उनका टोटल जो सम होता है, जो उनका योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि बच्चों हम लोग x को जोड़ दें और x प्लस के 18 को जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा x डिग्री प्लस के हो जाएगा क्या हमारे पास में? x प्लस के कितना हो जाएगा? 18 डिग्री, और बराबर में हो जाएंगे बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये इससे अब ना आप लोग पता है क्या कर सकते हो? इससे आप लोग ना बढ़िया से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए बच्चों अब आप लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं, एक x से ये है, एक x से ये है, तो जुड़ करके 2x हो जाएंगे, प्लस की हो जाएगा हमारे पास में कितना बच्चों? 18।
ठीक है, और ये बराबर में हो जाएंगे 180। ठीक है, अब इस प्रकार के सवाल तो बच्चों आप लोगों ने बहुत सारे किए ही होंगे, है ना। मैं चाहूँ तो बच्चों इसको जल्दी से ही बिल्कुल 2-3 मिनट में खत्म कर सकता हूँ आपके लिए, लेकिन बच्चों मैं ये चाहता हूँ कि जो आप लोग ना इसको खुद से सॉल्व करें। तो यहाँ से बच्चों सबसे पहले आप लोग ये प्लस की संख्या है तो 180 में से 18 को घटा दोगे तो जितने भी बच जाएंगे बच्चों फिर आप लोग उसमें 2 का भाग देना। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। ठीक है, और तो ये हमारा छोटा कोण हो जाएगा। फिर बच्चों जितना आप लोगों को छोटा कोण मिला उसमें बच्चों आप लोग 18 जोड़ देना तो आपको बड़ा कोण मिल जाएगा। इस प्रकार से छोटे कोण और बड़ा कोण बच्चों आप लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों आप लोग खुद से ही सॉल्व करोगे क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मेरा मकसद बच्चों आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, सवालों को रटवाना नहीं है, सवालों को आपको खुद से करना है, इसलिए मैं आधे छोड़ रहा हूँ। ये नहीं समझना कि ये जो बीपी सर है ना वो तो आधे छोड़ जाते हैं, ऐसा मत समझना बच्चों। ठीक है, मैं करवा सकता हूँ लेकिन बच्चों मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यदि समझ गए हैं तो आप लोग खुद से इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, ये हमारा थर्ड। तो लिखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी और बाद में उन्हें 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा। यानी कि कोई कोच होगा, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलने जाते हो तो आपको कोई सिखाने वाला होगा तो उसको क्या बोलते हैं, कोच। तो उस कोच ने क्या किया बच्चों, आप लोग कह रहे होंगे कोच सर हमें तो ये क्या है, हमें बल्ले चाहिए नहीं बॉल चाहिए। तो आप लोगों ने कहा होगा तो ये जो कोच गए मार्केट में और वो 7 बल्ले लाए और 6 गेंदें लाए तो उन्होंने कितने रुपए दिए, 3800 रुपये। और बाद में आपने और बल्ले मांगे तो वो 3 बल्ले और 5 गेंदें लेके आए और आपकी बार उन्होंने रुपए दिए हैं 1750। तो अब तुम्हें ये बताना है कि जो प्रत्येक बल्ला यानी कि एक बल्ला और एक गेंद है उन्होंने कितने रुपए में कर दी थी। ठीक है, एक बल्ले और एक गेंद का हमें प्राइस बताना है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग पता है क्या करेंगे, इसको सॉल्व। और सॉल्व करने के लिए बच्चों आप लोगों को तो पता ही है कि मैं केवल यहाँ पर बच्चों इनके समीकरण ही बनाऊंगा, तो आप लोग ही इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता नहीं है कि एक बल्ले और एक गेंद का क्या मूल्य है तो हम लोग लिख लेंगे बच्चों, माना क्या लिख लेंगे बच्चों, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर मान लेंगे बच्चों हम लोग कितना, x रुपये है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तथा मान लेंगे बच्चों हम लोग एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना है बच्चों, y रुपये है। ठीक है, तब किसके अनुसार बच्चों, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। कंडीशन नंबर फर्स्ट यानी कि स्थिति नंबर क्या हो जाएगी बच्चों हमारे पास में, फर्स्ट। तो स्थिति फर्स्ट क्या कहती है बच्चों हमसे, वो कहती हैं कि 7 बल्ले और 6 गेंद हैं तो कितने हैं बच्चों, 7 बल्ले प्लस की कितनी, 6 गेंदें। ठीक है, 7 बल्ले और 6 गेंदें हैं, कितने के हैं बच्चों हमारे पास में, 3800 रुपये के। ठीक है, तो यहाँ पर एक बल्ले का x माना था, एक गेंद का y, तो यहाँ पर हमारा समीकरण बन जाएगा 7x प्लस के 6y और बराबर के हो जाएंगे हमारे पास में यहाँ पर कितने बच्चों, 3800 कितने हो जाएंगे, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम लोग देखेंगे बच्चों स्थिति नंबर सेकंड, क्या देखेंगे, स्थिति नंबर सेकंड। तो यहाँ पर बच्चों स्थिति नंबर सेकंड में हमारे पास में है बच्चों क्या, 3 बल्ले और कितनी, 5 गेंदें। तो 3 बल्ले और 3 बल्ले प्लस की कितने बच्चों, 5 गेंदें, और 3 बल्ले और 5 गेंदें ये हमारे 1750 रुपये की। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस की कितना हो जाएगा, 5y बराबर के हो जाएंगे कितने, 1750। ये समीकरण नंबर सेकंड। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग खुद से ही तो इसको सॉल्व करोगे, लेकिन बच्चों आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोग समीकरण नंबर 3 किससे बनाएंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट से या समीकरण नंबर सेकंड से। तो यहाँ पर बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि समीकरण नंबर फर्स्ट में देखिए बड़ी संख्या है, 3800 है, ये 7 है हमारी, ये 6 है, तो बड़ी संख्या है। इसमें देखिए ये 3 है, 5 है और 1750 है, तो ये हमारी छोटी संख्या वाला होगा, तो ये सरल होगा। इसलिए बच्चों आप लोग किससे इसको सॉल्व करोगे, इससे करोगे बच्चों आप लोग समीकरण नंबर सेकंड से। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे बच्चों समीकरण नंबर सेकंड से, और समीकरण सेकंड से बच्चों आप लोग समीकरण नंबर 3 को बनाओगे। फिर समीकरण 3 का मान बच्चों आप लोग समीकरण नंबर फर्स्ट में रखोगे, और रखने के बाद फिर बच्चों आप लोग x या y के मान
निकाल लोगे और इस प्रकार से आपका आंसर है आ जाएगा। तो ये करना बच्चों आप लोगों को ही है, कैलकुलेशन से नहीं डरना है, बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में करना है, ठीक है। कैलकुलेशन बच्चों आपको ही सीखना है, क्योंकि यदि मैं सवाल को सॉल्व कर दूं तो आप लोग लिख लोगे, फिर आप लोग रट लोगे ना कि ये चलो सर ने ऐसा ऐसा करवाया था मैंने कर लिया। लेकिन बच्चों आप लोग यदि कैलकुलेशन खुद से करेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा और आप लोगों की कैलकुलेशन भी फास्ट होगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन ही काम आती है। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर के 4। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा? तो ये बच्चों जो टैक्सी चला रहा है ना, ये हमारा ये बड़ा श्यामलाल सा, जरा ये बड़ा ही चतुर आदमी है, ये हमारा चतुर आदमी है। ये कैसा है? बिल्कुल चतुर। तो ये जरा चतुर आदमी है, पता है, ये अपनी टैक्सी से चलाता है और टैक्सी में ये क्या करता है कि नियत भाड़ा भी लेता है और फिर जितनी दूरी चलो उतनी दूरी के भी पैसे लेता है। ऐसा समझ लो बच्चों कि ये जो श्यामलाल है ना, यदि बच्चों आप लोग इसकी टैक्सी में बैठ गए तो इसने आपसे कुछ पैसे ले लिए, बैठने के ही ले लिए। और फिर यदि बच्चों आप लोग इससे 10 किलोमीटर जाते हो कि 5 किलोमीटर जाते हो तो उस किलोमीटर के बच्चों वो आपसे अलग से लेगा, क्योंकि इसकी टैक्सी बहुत ही स्पेशल है ना। तो ये ऐसा टैक्सी वाला है ये श्यामलाल, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि वो हमारे उस टैक्सी में बैठने के यानी कि फिक्स किराया, नियत किराया कितना लेगा, और फिर हम जब अतिरिक्त दूरी चलते हैं तो वो दूरी के हिसाब से कितने रुपए लेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं प्यारे से तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व लिखेंगे और लिखेंगे माना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग लिखेंगे माना नियत किराया, यानी कि ये कितना लेता है। तो हम लोग लिख लेंगे बच्चों माना नियत किराया, या भाड़ा लिख सकते हैं। माना नियत किराया बच्चों कितना रुपए है? x रुपये है। तथा बच्चों मान लो आप लोग अतिरिक्त किराया, तथा अतिरिक्त किराया यानी कि प्रति किलोमीटर की चल से। तो यहाँ पर अतिरिक्त किराया नहीं बच्चों, ये नियत किराया ही अतिरिक्त किराया है। अब हम लोग लिखेंगे तथा प्रति किलोमीटर का किराया, यानी कि 1 किलोमीटर चलने का वो किराया कितना लेता है। तो इसको मान लिया बच्चों मैंने कितना रुपए y, ठीक है। तो नियत किराया यानी कि जो अतिरिक्त किराया है वो लेता है x रुपये, ऐसा अपन लोगों ने मान लिया, और प्रति किलोमीटर का किराया मान लिया y, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों कोई व्यक्ति है वो 10 किलोमीटर चलता है तो ये 105 रुपये लेता है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे बच्चों किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। और इसमें लिखेंगे बच्चों हम लोग स्थिति नंबर फर्स्ट। तो स्थिति फर्स्ट क्या कहती है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि किराया लगना है बच्चों हमारा नियत प्लस के प्रति किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर का क्या लगना है बच्चों? प्रति किलोमीटर का। तो ये चला बच्चों कितना, इससे लिया गया किराया, तो बराबर में कुल किराया, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कुल किराया, ठीक है, कुल किराया, यहाँ की का मतलब किराया। तो यहाँ पर नियत किराया बच्चों अपन ने क्या मान लिया है? x। अब वो प्रति किलोमीटर, तो कितना दूरी चला वो एक व्यक्ति बैठा होगा इसमें, तो वो चला 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर का कितना रुपये? y, यानी कि y का गुणा कर देंगे तो टोटल 10 किलोमीटर का आ जाएगा, क्योंकि हमने y किसको माना? 1 किलोमीटर का। तो 10 किलोमीटर का निकालना है तो इसमें y का गुणा कर देंगे, बराबर कुल किराया कितना लिया इसने? 105 रुपये, यानी कि ये नियत किराया और ये हमारा प्रति किलोमीटर मिला करके उसने 105 ले लिया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 गया फर्स्ट। इसी प्रकार स्थिति नंबर कौन सी बच्चों? सेकंड। तो स्थिति सेकंड है बच्चों, इसमें भी नियत लेगा और प्लस के प्रति किलोमीटर का किराया लेगा, और बराबर में वो ले लेगा, पता है कितना? ये ले लेगा बराबर में कितना ले लेगा बच्चों तुमसे? कुल किराया, कुल किराया लिख लेंगे, कुल किराया, ठीक है। तो ये कुल किराया बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसको हम लोग लिख दें, पता है क्या? नियत किराया लेता है वो x और प्लस के प्रति किलोमीटर का, तो वो कितना किलोमीटर चला? 15। तो यहाँ पर 15 और 22 हो जाएगा, और बराबर में कुल किराया कितना लिया उसने? 155। ये हो जाएगा बच्चों हमारा समीकरण नंबर सेकंड। तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके बच्चों आप लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ पर ये प्रति किलोमीटर लिखा है तो कंडीशन नंबर फर्स्ट के लिए हम लोग लिख सकते हैं
10 किलोमीटर का किराया और यहाँ पर बच्चों 15 किलोमीटर का किराया, तो ये टोटल कुल किराया हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड बना दिए हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड बना दिए हैं। तो अब बच्चों आप लोग इसको खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से ही उनने बोला है। तो इसमें बच्चों आप लोग देखेंगे कि बड़ी संख्या 155 है, छोटी संख्या 105 है। तो आप लोग बच्चों इसको समीकरण नंबर किससे सॉल्व करोगे? समीकरण नंबर फर्स्ट से। समीकरण नंबर 3 को बनाओगे, ठीक है। फर्स्ट से बनाना बच्चों आप लोग समीकरण नंबर 3। तो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। 10 बाई बराबर के हो जाएगा 105 और ये x बराबर के हो जाएगा 105 माइनस के हो जाएगा 10 बाई, ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान बच्चों आप लोग रखना समीकरण नंबर 2 में। इससे मिल जाएगा बच्चों आप लोगों को y का मान, और y का मान निकाल के x का मान निकाल लेना, और यही बच्चों हमारा अतिरिक्त किराया और नियत किराया होगा। इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको छोड़ा नहीं है, ये आप लोगों के लिए ही सॉल्व करने के लिए रखा है। तो आप लोग सॉल्व करेंगे इस प्यारे से सवाल को और देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। तो यहाँ पर बच्चों हमारा नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, ठीक है, तो वह 9/11 हो जाती है। और अच्छी बात है, जोड़ दो सो 9/11 हुई। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें तो वह 5/6 हो जाती है, और अच्छी बात है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अच्छा, समझ गए अपन लोग सवालों को। तो बच्चों कोई ऐसी फ्रैक्शन है जिसके अंश और हर में यदि अपन लोग 2 जोड़ दें तो बन जाती है वो 9/11, और यदि अंश और हर में बच्चों हम लोग उसमें 3 जोड़ दें तो बन जाती है 5/6। तो इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे बच्चों, माना अंश, या चलो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, माना अंश x तथा हर y है, ठीक है। माना हमने अंश क्या मान लिया x, हर क्या मान लिया y। तब जो भिन्न है वो क्या बन जाएगी बच्चों? तो भिन्न है वो क्या बन जाएगी? भिन्न बच्चों क्या होती है? अंश बटे क्या होती है बच्चों? भिन्न हर। तो ये हो जाएगा बच्चों पता है क्या? x बटे y, x बटे y, x अंश को मान लिया, हर y को। अब हम लोग लिखेंगे बच्चों प्रश्नानुसार, हर सवाल प्रश्नानुसार, क्योंकि हमें वैसे ही करना है जैसे प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ पर स्थिति नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, यदि अंश में और हर में 2 जोड़ दें, यानी कि हमारे पास में भिन्न है बच्चों क्या? x बटे y। अब वो 2 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो हमने अंश में भी 2 जोड़ दिए और यहाँ पर हर में भी 2 जोड़ दिए, तो हमारी भिन्न कितनी बन जाती है? 9/11। तो इसका बच्चों 3 गुणा कर लो, ये तो हम लोग कर लेते हैं। तो 11 का गुणा x में होगा तो हमारे पास में हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 11 दूना कितना हो जाएगा बच्चों? 22, बराबर के 9 का गुणा इसमें y में होगा सो 9y, और इसका इसमें होगा सो प्लस के 9 दूना 18। अब इनका पक्षांतर कर लो तो हो जाएंगे 11x माइनस के 9y बराबर के हो जाएंगे 18 माइनस के 22। यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा हमारा 11x माइनस के 9y और बराबर ये बच्चों हमारे 18 में से 22 चले जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 4। ये बन जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से बना लेंगे बच्चों हम लोग समीकरण नंबर सेकंड को। तो समीकरण सेकंड को बनाने के लिए बच्चों हमें लिखना पड़ेगा स्थिति नंबर सेकंड। तो स्थिति सेकंड है बच्चों हमारी कुछ इस प्रकार कि x बटे y और बराबर में हमारी भिन्न जो, अरे x में भी 3 जोड़ना है और y में भी कितने जोड़ देना है हमें? 3। तो जोड़े तो है नहीं, बराबर क्यों लिख रहे हो सर? अरे सॉरी बच्चों, x में भी 3 जोड़ दो यानी अंश में भी 3, और y यानी कि हर में भी 3 जोड़ दो तो हमारी भिन्न बन जाती है 5/6। इनका भी क्या कर लो? 3 गुणा इसका इसमें इसका, इसमें ये चिन्ह, ये तीरों के चिन्ह है, तीर चलाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आप लोगों को क्लियर हो जाए इसलिए लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएंगे हमारे पास में कितने हो जाएंगे? 6 का गुणा किस में होगा बच्चों? x में। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 6 का गुणा x में हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 6x। फिर सारे 3 कहाँ से आ गया? अरे कोई बात नहीं बच्चों, ये हो जाएंगे 6x और प्लस के हो जाएंगे 6 18, और इसका इसमें कर लेंगे तो 5y, और इसका इसमें कर लेंगे तो हो जाएंगे हमारे पास में कितने बच्चों? ये हो जाएंगे प्लस के 5 15, और यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा 6x माइनस के हो जाएंगे 5y बराबर के हो जाएंगे 15 और माइनस के हो जाएंगे 18। तो यहाँ पर समीकरण 2 बन जाएगा 6x माइनस के 5y बराबर के माइनस के
3। तो यहाँ पर बच्चों कुछ इस प्रकार से आप लोग बच्चों समीकरण सेकंड को बना सकते हैं। अब बच्चों आप लोगों को खुद से चुनाव करना है कि समीकरण में सेकंड से करूं कि फर्स्ट से। तो इसमें बड़ी बड़ी संख्या, इसमें छोटी संख्या है, तो आप लोग बच्चों इसको आगे कर सकते हो समीकरण नंबर 2 से। और आप लोग समीकरण नंबर बच्चों क्या बना लोगे 3। फिर आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर लोगे। और यहाँ पर बच्चों आप लोगों को x और y के मान निकालना है। तो जब बच्चों आप लोगों के x और y के मान आ जाएं तो आप लोग यहाँ पर रख देना, x की जगह पर x का मान, y की जगह पर y का, तो आपकी भिन्न है वो बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। प्रतिस्थापन विधि से आप लोग बच्चों इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो इसको जरूर देखिए बच्चों। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पर बच्चों एक जैकब हैं और उनके पुत्र हैं। तो जो जैकब की जो 5 वर्ष बाद की जो आयु है वो जैकब के पुत्र से उनकी 3 गुनी है, यानी कि जितना उनका जो पुत्र है उससे 3 गुने उसके फादर हो जाएंगे, है ना, 5 वर्ष बाद। अभी का तो पता नहीं प्रेजेंट में उनकी एज कितनी है। और 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले जो जैकब थे वो अपने पुत्र से कितने बड़े थे? 7 गुने बड़े थे। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? यानी कि दोनों की हमें प्रेजेंट एज बताना है कि अभी वो कितने एज के हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिखते हैं सॉल्व। और सॉल्व लिखने के लिए हम लोग मान लेंगे बच्चों, पता है क्या? हम लोग लिख लेंगे माना जैकब की आयु। तो जैकब की आयु पता है हम लोग कितनी मान लेंगे बच्चों? जैकब की आयु माना हम लोग लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु हम लोगों ने जैकब की वर्तमान आयु मान ली बच्चों, पता है कितनी? x वर्ष। ठीक है, तथा उसके पुत्र की आयु, किसके पुत्र की? जैकब की। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज। ठीक है, वर्तमान आयु, तो हम लोगों ने इनकी प्रेजेंट एज क्या मान ली बच्चों? y वर्ष। ठीक है, तो जैकब की प्रेजेंट एज हम लोगों ने मान ली है x वर्ष और उसके पुत्र की प्रेजेंट एज हम लोगों ने मान ली है y वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग स्थिति नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है। तो स्थिति नंबर फर्स्ट ये कहती है बच्चों कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले इन दोनों की 5 वर्ष की आयु निकाल लो। तो हम लोग लिखेंगे स्थिति फर्स्ट में जैकब की आयु, किसकी आयु बच्चों? अरे ये जा बन जाए भाई, पा क्यों बन रहा है? जाप नहीं करना है, जैकब लिखना है। क्या लिखना है? जैकब। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो यहाँ पर बच्चों अभी हम लोगों ने उसकी प्रेजेंट एज x मान ली है, यानी कि अभी वो x वर्ष का है। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस के 5 का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 इसमें जुड़ जाएंगे तभी तो वो आगे हो जाएगा। तो x प्लस के 5 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लूँ। ये x प्लस के कितने वर्ष का हो जाएगा? 5 वर्ष का। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी वो x का है और 5 वर्ष बाद उसमें ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस के कितने वर्ष का बच्चों? 5 वर्ष का। ठीक है, अब इसी प्रकार 5 वर्ष बाद किसकी आयु बच्चों? उसके पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी बच्चों x प्लस के कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। ठीक है, अरे x नहीं बच्चों, ये उसकी जो पुत्र की आयु हमने क्या मानी थी बच्चों? y। तो x की जगह पर पुत्र की होगी ना आयु, तो ये कितनी हो जाएगी? अरे 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 रुक जा भाई, ये y। ठीक है, अब ये कहते हैं कि जिसकी पिता की यानी कि जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको बराबर में लिखेंगे। तो लिखेंगे x प्लस के 5 बराबर के लिख देंगे y प्लस के 5। इन समीकरणों में हमें ऐसा करना पड़ता है, इनके बराबर। अब बच्चों ये जैकब की आयु है, उसके पुत्र की आयु है। तो ये जो जैकब हैं वो 5 साल बाद इस पुत्र से 3 गुने हो जाएंगे, यानी कि ये तो हो ही जाएंगे। ठीक है, अब यदि हम लोगों ने इनको बराबर में लिख दिया तो हम लोग गुणा करेंगे किस में बच्चों? इसमें। तो इसमें करेंगे 3 का गुणा, क्योंकि ये दोनों बराबर रहे। ठीक है, क्योंकि ये तो 3 वर्ष बाद इससे 3 गुने हो ही जाएंगे। तो हम लोग इस पिता की आयु में नहीं करेंगे, यानी कि जैकब की आयु में नहीं करेंगे, उसकी पुत्र की आयु में गुणा कर देंगे ताकि दोनों बराबर हो जाएं। तो इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ पर है
एक्स प्लस के 5 और इसका गुणा कर लेंगे सो 3 प्लस के हो जाएंगे 5 3 15 और इसको इस साइड लेते आए तो हो जाएगा x माइनस के 3 बराबर और ये हो जाएगा 15 माइनस के 5। तो समीकरण बन जाएगा हमारे पास बच्चों क्या, x माइनस के 3 बराबर के हो जाएगा कितना 10। ये बन जाएगा बच्चों समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट। क्या बन जाएगा, x माइनस के 3 बराबर के हो जाएगा हमारे पास में 10। तो इस प्रकार का बच्चों हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्थिति पर। तो नेक्स्ट कंडीशन है बच्चों हमारी कंडीशन नंबर सेकंड। तो ये जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड है इनको बनाना थोड़ा सा टफ होता है, तो ये मैं आप लोगों के लिए बनाकर दे देता हूं। अब बच्चों आप लोगों का काम है कि इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करना। तो अब हमें बताना है बच्चों 5 वर्ष पूर्व। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बच्चों 5 वर्ष पूर्व यानी कि प्रेजेंट एज से 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, किसकी आयु बच्चों, जैकब की आयु। तो यहाँ पर बच्चों जैकब की आयु हो जाएगी कितनी बच्चों, x माइनस के कितने बच्चों 5 वर्ष, यानी कि पूर्व की निकालना पहले की। तो पहले की निकालेंगे तो x में से घटा देते हैं, ठीक है, और बाद की निकालते हैं तो उसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व, पुत्र की भी निकालनी पड़ेगी, पुत्र की आयु, ठीक है। तो ये हो जाएगी 22 माइनस के 5 वर्ष। अब बच्चों इनको बराबर में लिखेंगे तो x माइनस के 5 और बराबर के हो जाएंगे 22 माइनस के 5। तो वो क्या कह रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व है जो जैकब की आयु हो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जैकब की तो पहले से ही थी, गुणा किस में करेंगे, उसके पुत्र में, तभी तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो x माइनस के 5 बराबर के हो जाएगा 7 माइनस के 7 पाना 35 और ये हो जाएंगे x माइनस के 7 बराबर के हो जाएंगे माइनस के 35 और प्लस के हो जाएंगे 5, ये उस साइड चले जाएंगे तो x माइनस के हो जाएंगे 7 और बराबर के बचेंगे माइनस के 30। तो ये बच्चों समीकरण नंबर कौन सा बन गया, दूसरा। तो अब बच्चों आप लोग है ना समीकरण नंबर देखो, फर्स्ट को देखो और सेकंड को देखो। किसको देखो बच्चों, फर्स्ट को देखो और सेकंड को। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाले में छोटी छोटी संख्या है यहाँ पर, है ना, और बड़े वाले में थोड़ी सी बड़ी संख्या है। तो आप लोग इस समीकरण नंबर फर्स्ट से किसको बनाओगे बच्चों, समीकरण नंबर 3 को। फिर समीकरण 3 का मान रख दोगे बच्चों सेकंड में और फिर बच्चों आप लोग x और y के मान निकाल लोगे। तो x का मान होगा तो वो जैकब की आयु होगी और जो y का मान होगा वो हमारे पुत्र की आयु होगी। तो ये बच्चों इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर निकालोगे। तो यहाँ पर बच्चों जितने भी क्वेश्चन नंबर इस 3 में थे मैंने सारी की सारी भाषाओं को आपको समझाया है कि किस प्रकार से आप लोग भाषा से सवालों को बना सकते हैं, समीकरणों को बना सकते हैं। फिर बच्चों यहाँ से तो बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बता दिया था कि आप लोग किस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, बताया था ना बच्चों। तो आप लोग उसी तरीके से इनको सॉल्व कीजिए और फिर अपने आंसर अपनी बुक में इसको मैच कीजिए। तो आप लोगों को भी बच्चों बहुत ही मज़ा आएगा कि मैंने सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। तो अभी बच्चों आप लोगों के पास बहुत ही टाइम है, तो आप लोग जल्दी से सवालों को सॉल्व कीजिए और तैयार हो जाइए त्रैमासिक के पेपर यानी कि क्वार्टरली एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और मैं जल्द ही मिलता हूं बच्चों आप लोगों के लिए अगली एक्सरसाइज में अगले सवालों के साथ। इसी प्रकार से अमेजिंग ट्रिक्स और इसी प्रकार के मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और यदि आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप लोगों ने हर एक सवाल को समझ लिया है। अब बिल्कुल आप लोग हर एक सवाल को समझ सकते हैं और अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा के साथ खुश रहिए और पढ़ते रहिए।